हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ऑल इज वेल। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट टू की, हिंदी में पार्ट टू, जिसमें हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन के कई सारे जो प्रकार है, उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण जो किया गया है, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आज आप जानेंगे कि व्याकरण में हम जो व्यंजन पढ़ेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है। व्याकरण में वास्तव में व्यंजन है क्या चीज, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर क्लासें आपको अच्छी लग रही हो तो, है ना। लगातार ये काम आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। अगर आपको मजा आ रहा है और कंटेंट जो है बढ़िया मजेदार मिल रहा है, समझ में आ रही है चीजें, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, है ना। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप नहीं चाहेंगे हम मोटिवेट रहें, और अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है, करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम लोग व्यंजन की। व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले उसी पर चर्चा करते हैं। व्यंजन, व्यंजन ये वो खाने वाले व्यंजन नहीं है ये व्यंजन है स्वर वाले, और स्वर के साथ जो आते हैं वो व्यंजन, ठीक है ना, यानी कि व्याकरण वाले व्यंजन है। तो वास्तव में व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, वास्तव में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी कि ये जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं निकलते हैं, ये स्वरों की सहायता से निकलते हैं। किनकी सहायता से निकलते हैं? स्वरों की सहायता से निकलते हैं, ठीक है। तो स्वरों की डायरेक्ट कह सकते हैं हम लोग कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो व्यंजन होते हैं हमारे स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम लोग का, है ना। तो ये का जो लिया हम लोगों ने, ये देखो का में छुपा हुआ है आ, मतलब आ ध्वनि हर एक व्यंजन में रहती ही रहती है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम अलग करें तो ऐसा अलग करना पड़ेगा, ये हलंत लगाएंगे प्लस आ। तो ये जो ध्वनि है ये स्वर है, और इसकी सहायता से हम क्या बोल पा रहे हैं? इस ध्वनि को बोल पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब व्यंजन के प्रकारों की हम बात करेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो व्यंजन कई अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बुकों में आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। हम अपन सारे प्रकारों को लगभग पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन व्यंजनों में स्पर्श व्यंजनों के बारे में, है ना। और यहाँ से एक बहुत बड़ा व्यंजन का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन होते क्या है? स्पर्श व्यंजन होते क्या है, पहले उनको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना मतलब छूना। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? व्यंजन की। तो ये जो हमारा मुंह है, हम व्यंजन का उच्चारण कहाँ से करेंगे? मुंह से करेंगे। तो हमारी जो जिह्वा है, वो जिह्वा जब जब भी कोई शब्द हम बोलते हैं तो जिह्वा हिलती है कि नहीं हिलती है? हिलती है। तो ये हिलेगी और किसी न किसी भाग से टकराएगी, मुंह के किसी न किसी भाग से टकराएगी, यानी अर्थात स्पर्श करेगी, ठीक है ना। तो ये जिस भाग से स्पर्श करेगी जिह्वा, उसी के नाम से हम उस व्यंजन का नामकरण कर देंगे। कि जैसे अगर गले का जो फर्स्ट वाला भाग है हमारा, यहाँ पर वो टच करती है तो वो कंठ व्यंजन हो जाएगा इसमें। तालु वाले भाग पर स्पर्श करती है उठकर तो तालवी हो जाएगा। मूर्धा वाले भाग पर स्पर्श करती है तो मूर्धवी व्यंजन हो जाएगा, मूर्धन्य जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। दांत को स्पर्श करती है तो दंत व्यंजन हो जाएगा। होंठ को स्पर्श करती है तो ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी है हमारे पास में किसकी? व्यंजनों की। जहां स्पर्श करे वहीं उसका नामकरण हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पूरा प्रयोग के आधार पर समझना है चीजों को। यानी कि जैसे मैं यहाँ बताता रहूंगा, आप लोगों को अपने वहीं पर जहाँ आप बैठे हैं वहां पर उसका एक्सपेरिमेंट करना है कि हाँ जैसा स्पर्श कर रहा है या जो भी मैं बता रहा हूँ उन चीजों का प्रयोग करना है। कुल मिलाकर बात यह है, तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, कुल मिलाकर बात यह है, समझ में आसानी से आ जाएगी। चलिए स्पर्श स्पर्श व्यंजन देखते हैं कौन से होते हैं। तो एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे कंप्लीट, एक लिस्ट जिसको हम कह सकते हैं कॉलम के रूप में, है ना। तो वहां पे हम लोग बड़ी आसानी से स्पर्श व्यंजन को समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, तो आप लोग क्या करेंगे,
का से लेकर मां तक, का, खा, गा, घा और अंगा। चा, छा, जा, झा, न्या। उसके बाद टा, डा, ढा, ण्या। सॉरी ये ठीक है। तो टा ठा डा डा णा। उसके बाद ता, था, दा, धा और ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये हमारी बन गई एक कंप्लीट। एक कॉलम बनाना है यहाँ पे आपको, अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। और ये हो गया, ओके। तो स्पर्श व्यंजन यहीं से निकल के आएंगे आपके का से मां तक के मेनली। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कुछ वर्गों के मैं नाम बता रहा हूं आपको कि कौन से वर्ग को कौन सा नाम दिया गया है। जो सबसे पहला वर्ण आपका है इस पूरे वर्ग में, इसको पूरे को नाम दिया गया है का वर्ग। क्या बोलेंगे इसको? और का वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं उनका नाम दिया गया है कंठ व्यंजन। क्या कहते हैं उनको? कंठ व्यंजन। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, इनको क्या बोलूंगा मैं? कंठ। यानी कि ये का वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? का वर्ग। यानी का वर्ग में सारे के सारे आ जाएंगे। इसी प्रकार से चा बोलूंगा तो चा वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग। ये टा वर्ग हो जाएगा आपका, टा वर्ग। और ये ता वर्ग हो जाएगा, और ये पा का वर्ग। ठीक है ना, पा वर्ग। अब इधर मैं नामकरण कर दूं इनका, जैसे का वर्ग है तो इनको हम बोलते हैं क्या है? इनको हम बोलते हैं कंठ व्यंजन। कौन से व्यंजन है ये कंठ व्यंजन है। क्यों है? अभी इन पर बात करेंगे अपन। ठीक है, और उसके बाद में तालव्य। तालव्य होते हैं। चा वर्ग कौन सा होता है? तालव्य व्यंजन होता है। ठीक है ना, तालव्य व्यंजन। उसके बाद ये मूर्धन्य होते हैं, मूर्धन्य। ठीक है ना, और ये दंत्य, और ये जो होते हैं हमारे, ये औष्ठ्य होते हैं, औष्ठ्य व्यंजन। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं का वर्ग की। ये कंठ व्यंजन कैसे कहलाता है कि जब हम इस वाले पूरे का वर्ग का उच्चारण करते हैं, है ना, मुख से, तो हमारी जो जिह्वा होती है, उस जिह्वा का जो भाग, पिछला जो भाग है आपका, जहां से शुरुआत हो रही है उसकी, वो ऊपर उठकर थोड़ा सा जो हमारा बिल्कुल कोमल तालु है, कौन सा? कोमल तालु, उसको छूने का प्रयास करती है। ठीक है ना, यानी कि कंठ का जो भाग है वही तरह का कोमल तालु से शुरुआत होती है आगे की ओर। ठीक है, तो उसको जब वो छूने का प्रयास करती है तो इसलिए इस वर्ग को क्या कहा गया है? कंठ वर्ग। यानी कि कंठ से एक तरह से कह सकते हैं हम सीधे तौर पे, कंठ से ध्वनि का उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? कंठ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो ध्वनि, जो जिह्वा का पश्च भाग आपका है वो उठेगा थोड़ा सा ऊपर की ओर और कोमल तालु को टच करेगा, है ना। आप ऐसे समझने का प्रयास करें इसको। कोमल तालु क्या है? ये तमाम चीजें कि इस प्रकार का हमारा एक छज्जा होता है, ये ऊपर का छज्जा, तो ये यहाँ पर है आपका क्या? कोमल तालु वाला, है ना। कोमल तालु के बाद ये यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इस वाले भाग को ये कठोर तालु वाला भाग होता है वास्तव में, पूरा पूरा ये, है ना। और ये ऊपर से इधर से, और ये थोड़ा सा बीच वाला जो भाग होता है, कठोर तालु के बीच वाला जो भाग होता है वो मूर्धा होता है। क्या होता है? कठोर तालु का मध्य भाग मूर्धा कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखिए, ये कोमल तालु, है ना, ये कठोर तालु, ये पूरा पूरा, और इसी के बीच में वाला जो ये भाग है, ये कौन सा है? थोड़ा सा आगे भी निकलता है इसमें। ठीक है ना, ये मूर्धा वाला भाग होता है। तो तालव्य और फिर मूर्धा। ठीक है ना, ये आपके मुंह का ऊपर का छज्जा, उसको अलग अलग भागों में मैंने बांट दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे देखें आप लोग, कंठ व्यंजन क्या है? तो इसमें जो आपकी ध्वनि जो आएगी, उच्चारण जब आप करेंगे,
तो कहां पे कंठ वाले भाग से निकलेगी ध्वनि, इसलिए इनको क्या बोला गया है, कंठ व्यंजन। जैसे कि का, खा, गा। देखो आपकी जिह्वा थोड़ी सी ऊपर उठती है, ऊपर वाले कोमल तालु को टच करती है। अगर ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है कोमल तालु क्या है, तो उंगली डालिए मुंह में और देखो वहां पर आखिरी में जाकर हाथ लगाओ, बिल्कुल मतलब समझ रहे, गिलबिला टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई नहीं देगा, मतलब फील होगा, ठीक है ना, ऐसा उंगली से लगाओगे तो आप, ठीक है। तो कोमल तालु को टच करती है कौन, जिह्वा। तो ऐसे व्यंजन वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठ व्यंजन कहलाएंगे। का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा, ठीक है। तो का, खा, गा, घा, अंगा वाला जो लाइन है ये हमारी का वर्ग वाली क्या कहलाती है, कंठ व्यंजन कहलाती है। एक्सपेरिमेंट करते रहिए मेरे साथ में, एक्सपेरिमेंट करिए आप चीजों को, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, चा वर्ग की बात करेंगे अपन, है ना। तो चा वर्ग में हम क्या पढ़ेंगे, चा वर्ग हमारा कौन सा है, तालव्य व्यंजन है। कौन सा है, तालु आपने अभी देखा, ये वाला बीच वाला भाग, यानी कि लगभग, सॉरी, जो हमारा कोमल तालु है उसका ऊपर वाला भाग, उससे ऊपर, है ना। तो जैसे आप लोग ये चा वर्ग बोलेंगे, है ना, तो देखो थोड़ा सा आगे टच करेगी, उस वाले जो पहले कर रहा था उससे आगे आएगी जिह्वा आपकी। चा, छा, जा, झा, न्या, न्या, ठीक है। चा, छा, जा। तो जिह्वा समझ में आ रही है आपको, उठाओ जिह्वा मेरे सामने, उठाओ जिह्वा, उठाओ, देखो कहां आ रही है, ऊपर टच कर रही है वो, उधर पीछे साइड में। चा, छा, उल्टी होकर टच कर रही है। चा, छा, जा, झा, ओके, और न्या, ठीक। उसके बाद देखो टा वर्ग को बात करते हैं, तो ये समझ में, तालव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि तालु को टच करती है जिह्वा, ठीक। उसके बाद में आपका टा वर्ग है, और टा वर्ग कौन सा, मूर्धा है ना। और मैंने बताया आपको कि जो आपका तालु है, जो कोमल तालु है, उसके बाद जो उसके आगे वाला जो भाग है, ऊपर से इधर आगे की ओर, है ना, उसके जो बीच वाला भाग है, कठोर तालु वाला जो भाग है, कठोर तालु का बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा। अब देखो आप टा वर्ग बोलोगे तो उस मूर्धा को टच करेगी जिह्वा। टा, टा, बीचों बीच में जाके, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, 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 टा, ठा, डा, ढा, अणा, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा को टच करती है जिह्वा, इसलिए क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ओके ओके, अगला देखिएगा, टा वर्ग कौन सा है, टा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे आप लोग, तो ता वर्ग आएगा, तो यहाँ पे जिह्वा किसको टच करेगी भैया, दांत को टच करेगी, देखना आप लोग, है ना। ता, था, दा, धा, ना, ता था दादा ना, ता था दा ना, ठीक है। तो ता, था, जो जिह्वा है ऊपरी दांत को क्या कर रही है, टच कर रही है, इसलिए इनको दंत व्यंजन कहते हैं। ता वर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। ऊपरी दांतों को छूती है हमारी जिह्वा इनका उच्चारण करते समय, इसलिए क्या कहलाते हैं, दंत व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग, तो पा वर्ग है, जिन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि होंठ जो हैं, दोनों होंठ मिलकर, ऊपर के और नीचे के होंठ मिलकर वायु को का अवरोध करते हैं, यानी कि हवा को निकलने नहीं देने का प्रयास करते हैं कि हवा नहीं निकलने देंगे, लेकिन हवा है फिर भी निकल जाती है, ठीक है ना। जैसे कि देखो दोनों होंठ मिलने का प्रयास करेंगे, ऐसे मिलेंगे और वायु के मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, यानी कि इसमें कला किसकी है, होंठ की, इसलिए नाम क्या दिया, औष्ठव्य व्यंजन। क्या है, औष्ठ व्यंजन, ठीक है ना। जैसे कि देखो फिलिंग करते ही होंठ बंद हो गए, ठीक है। पा, प, फा, ब, दोनों होंठ, पा, फा, बा, भा, मा, सेम सिचुएशन। तो पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। इनमें क्या होता है, वायु के मार्ग में अवरोध पैदा किया जाता है, किसके द्वारा, होंठों के द्वारा, इसलिए नाम दिया गया है क्या, औष्ठ व्यंजन। ओके, तो ये सारे के सारे किस में दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, एक कॉलम विशेष में है, एक वर्ग विशेष में बनता है। देखो 5-5 का है, 1 2 3 4 5, फिर इसमें भी 5, इस तरह से टोटल कितने हो गए, 25, और 25 किसका वर्ग है, 5 का, है ना। तो ये वर्ग में डिवाइड होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये सारे के सारे वर्गीय भी है, इनमें से कोई भी आ सकता है, बताइए, जा,
किस श्रेणी में रखा गया जा व्यंजन, तो वर्गीय श्रेणी में भी यही है, स्पर्श श्रेणी में भी यही है, ठीक है ना। तो वर्गीय व्यंजन भी ये कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। अब इसी श्रेणी से और कहाँ से हमारे प्रश्न बन सकते हैं, और कौन कौन सी क्वालिटी या वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको लाइन दिख रही है, इधर से देखो ऊपर से नीचे अंगा, ण्या और अणा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लाइन है इसमें पूरी में नाक का इस्तेमाल होता है। हवा जो है नाक से निकलती है यहाँ पे, है ना। देखो अंगा, ण्या, अणा, ना, म, नाक का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। इसलिए इन पांचों को दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें नाक का इस्तेमाल होने के कारण या नाक से हवा निकलने के कारण इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अरे सर, इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन, ठीक है। ये वाले लाइन नासिक के व्यंजन है। और चूंकि देखो नंबर कौन सा है इनका, सभी के से लास्ट वाला है। चार के बाद पांचवा नंबर है, 1 2 3 4 5, और यहाँ सब जगह पांचवें नंबर पे सभी वर्गों में, है ना। इसलिए इन्हें पंचमाक्षर व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर है ना, तो पंचमाक्षर व्यंजन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंचमा अक्षर, पंचमाक्षर भी कहते हैं इनको, ठीक है। नासिक व्यंजन या पंचमाक्षर व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। मेरे ख्याल से लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब यहीं पर इसी लिस्ट से और बहुत कुछ जानेंगे हम, ठीक है। व्यंजन का अगला प्रकार भी हम इसमें देखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले स्पर्श वाली क्वालिटी देख लेते हैं अपन, उसके बाद दूसरा देखेंगे इसमें। देखिए क्या होता है कि दंत्योष्ट व्यंजन समझते हैं पहले हम लोग। दंत्योष्ट व्यंजन क्या होते हैं? तो नाम से क्लियर, दंत और ओष्ठ, यानी कि जिह्वा होती है हमारी, जब इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो जिह्वा जो होती है वो दांत और ओष्ठ को टच करती है, इसलिए क्या कहते हैं? दंत्योष्ट व्यंजन कहते हैं उसको। जैसे कि वाह वन का, देखो आपका वाह वाह वाह, हमारा जो निचला होंठ है वो ऊपरी दांत को टच करता है इसमें, तो दांत और होंठ का मिलन है। वाह 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 वाह, देखो दांत तो जा रहे हैं नीचे और होंठ आ रहा है ऊपर। वाह वाह कैसा व्यंजन है? दंत्योष्ट व्यंजन है सर। कैसा है? दंत्योष्ट। इसको भी मैं यही लिख रहा हूं। ओके, दंत्योष्ट। दंत्योष्ट कौन सा है? वाह, ठीक है। हो गया क्लियर? ओके, तो दंत्योष्ट दांत और ओष्ठ, निचला ओष्ठ या होंठ ऊपरी दांत को छूता है, इसलिए क्या नाम दिया गया? दंत्योष्ट। वाह। इसी प्रकार से मसूड़ों को टच किया जाता है किसके द्वारा? जिह्वा के द्वारा। इसलिए ऐसे व्यंजन वर्ण जिनमें मसूड़ों को जिह्वा के द्वारा स्पर्श किया जाता है तो क्या कहलाते हैं? वो वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। वर्ष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ना, रा और ला। ना, रा और ला, देखो वर्ष व्यंजन कौन कौन सा है? ना, रा और ला, ये वर्ष व्यंजन है, ठीक है। ना, रा, ला, देखो आप ना, ना मसूड़े को टच कर रही है जिह्वा, दांत जहां घुसे हुए हैं आपके ऊपर उसको बोलते हैं मसूड़ा। ना, रा, ला, ना, रा, ला, ठीक है। तो ये क्या है? ये वर्ष व्यंजन, वर्ष मतलब मसूड़ा, ठीक है ना, मसूड़ा। तो वर्ष व्यंजन कहलाते हैं ना, रा और ला, ठीक है। प्रयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? यार प्रयोग करते रहिए, मजा आएगा पढ़ने में, रटना नहीं पड़ेगा, प्रयोग का फायदा ये रहेगा, ठीक है। प्रयोग करते रहिएगा। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं और कौन सा हो सकता है ना। तो एक व्यंजन होता है कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं लुंठित व्यंजन, है ना। लुंठित व्यंजन कौन सा है भाई? तो देखो भाई, लुंठित की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काम की अभी लिस्ट अपनी, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं।
तो लुंठित की बात कर रहा हूं मैं आपसे अभी, लुंठित, लुंठित व्यंजन। फिर बात करूंगा मैं आपसे पार्श्विक व्यंजन। फिर बात करूंगा मैं आपसे अर्ध स्वर व्यंजन के बारे में, ठीक है ना। देखो लुंठित व्यंजन क्या होता है, तो पहले तो लिख लीजिए आप लोग, फिर प्रयोग करूंगा मैं आपको। लुंठित व्यंजन है हमारा कौन सा, रा। कौन सा है, रा। पार्श्विक होता है ला, और अर्ध स्वर जो होते हैं वो होते हैं या और रा, सॉरी या और वा, ये अर्ध स्वर होते हैं। लुंठित व्यंजन रा, जैसे कि आप उच्चारण करेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि इसको लुंठित क्यों कहा गया है। तो करिए उच्चारण पहले आप लोग, मेरे साथ कर लीजिए, आपको दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। तो रा, ऐसा थोड़ा सा खींच के करना है आपको उसको, ताकि एहसास हो आपको। रा, रा, रा। देखो जिह्वा की उल्टी हुई जो नोक होती है ना, वो ऊपर जा रही है कहाँ पे, तालू पे, और एकदम झटके से नीचे गिर रही है, मतलब लुढ़क रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया है क्या, लुंठित व्यंजन। क्या नाम है इसका, लुंठित व्यंजन। तो रा है क्या हमारा, लुंठित व्यंजन। रा, लुढ़कता है एकदम से झटके से, धप देने का नीचे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लुंठित व्यंजन, ठीक है। लुंठित व्यंजन रा। जब व्यंजन का उच्चारण करें हम, उस समय ये व्यंजन क्या करेगा, इसके इस्तेमाल से जिह्वा जो होती है वो तालू को टच करेगी, और तालू को टच करके एकदम से उल्टी हुई नोक जिह्वा की तालू को टच करके एकदम से लुढ़क जाए नीचे की ओर, रा, रा, एकदम से भागेगी, लुंठित व्यंजन कहलाता है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन ला। पार्श्विक का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल। देखो जब इसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे ना, तो जिह्वा वायु के मार्ग में अवरोध पैदा कर देगी, बीच में खड़ी हो जाएगी ऐसे करके यूं, ठीक है ना, लेकिन वायु फिर भी जिह्वा के अगल बगल से निकल जाएगी, इसलिए इसको बोला गया है पार्श्विक व्यंजन ला। देखो ला में जिह्वा आपकी उल्टी खड़ी हो जाएगी ऐसे, जैसे फीलिंग करिए, हो गई आड़ी, मतलब हवा निकलना नहीं देना चाहती है वो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हवा की जिह्वा के दोनों तरफ से अगल बगल से निकल जाती है, इसलिए क्या कहलाता है ये, इसलिए ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है सर। ओके, तो ला क्या है, एक पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं अपन अर्ध स्वर व्यंजन। जिन ऐसे व्यंजन ध्वनियां जो कभी स्वर ध्वनि के रूप में आए और कभी व्यंजन ध्वनि के, स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में स्थिति बनाती हो, क्या कहलाती है, वो अर्धस्वर ध्वनि कहलाती है, अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। या और वाह अर्धस्वर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, या और वाह। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको अर्धस्वर में। इसके बाद बात करेंगे अपन अनुनासिक व्यंजन। देखो भाई, ये पंचमाक्षर और नासिक के व्यंजन, या इन्हीं को बोला जाता है भैया अनुनासिक, जिसमें नासिक की वजह से बता दिया मैंने आपको, अनुनासिक भी यही है ना, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक के, या अनुनासिक व्यंजन बोल सकते हैं अपन। अनुसरण किया जाता है नासिक का, नासिका का, नाक का, जिन व्यंजन ध्वनियों में। तो ये देखो अंग, न्या, न्या, अणा, अणा, ना, ना, मा, सब में नाक का इस्तेमाल है, इसलिए इनको अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं, नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, और कौन सा व्यंजन है। तो भाई और व्यंजन भी हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ से पहले उच्छिप्त पढ़ेंगे, उच्छिप्त के बाद अंतस्थ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो पहले उसको देख लेते हैं, मिटा दूं इसे। ओके, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। भाई उच्छिप्त व्यंजन क्या है, उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ। वास्तव में ये व्यंजन हिंदी में विकसित हुए व्यंजन है, ये संस्कृत से भी नहीं आए हैं, है ना। ये है कौन से, तो ये समझ लीजिए आप लोग पहले, तो ये वाला और ये वाला, ये जो डॉट लगे हैं नीचे, ये उच्छिप्त व्यंजन है। लेकिन ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो नहीं है, ये नहीं है, ये अलग है उनसे। इनका प्रयोग कहीं और होता है, आपको जब आप वाक्य शुद्धि करेंगे तो वहां इनमें दिक्कत आ सकती है आपके सामने। ये अलग चीजें हैं, ये विकसित व्यंजन है, हाँ, लेकिन विकसित इन्हीं से हुए हैं, है ना।
लेकिन ये इनसे अलग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृत के भी नहीं, ये भी ध्यान रखना है ना, ये हिंदी में ही विकसित हुए व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, और चूंकि ये फेंके हुए हैं, उच्छिप्त मतलब फेंके हुए, मतलब अलग से इनका निर्माण हुआ है ना, विकसित हुआ है इनका रूप। ठीक है ना, तो उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। ठीक, तो इनका प्रयोग कहाँ पे होगा, तो देखो भाई, जैसे कि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये इसका शब्द लिख सकते हैं अपन, जैसे कि इसका प्रयोग के रूप में, तो डमरू, ये डमरू, डा, सीधे डी ए से डमरू बना सकते हैं, डमरू, है ना। लेकिन वहीं इसका प्रयोग करें अपन, देखो इनमें अंतर बता रहा हूं मैं आपको, ये और ये वाला डा देखेंगे आप, तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप पता है, जैसे कि ये वाला इस्तेमाल करते हैं, पढ़ा, कोई शाम नीचे पड़ा, शाम नीचे पड़ा, अड़ा, अड़ा, अड़ा शब्द आता है, और यहाँ पे क्या आता है, डा डायरेक्ट चलता है, डमरू। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यानी कि यहाँ पे अगर बात करूं तो ये डीए से सीधा चलेगा, और ये एडीए से चलता है, ये अड़ा, ये अलग जाता है पहले, थोड़ा गहराई लेता है ये शब्द। ठीक है, तो ये होता है पड़ा, और इसमें अंतर समझ में आ गई होगी बात आपको। तो ये विकसित रूप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। उसके बाद वहां देखिए आप लोग, तो ये यहाँ पे देखेंगे इसी से ढक्कन वाला, है ना, तो ये ढक्कन लिखते हैं अपन, ढक्कन। ठीक है ना, उसके बाद वहां पे देखो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ करते हैं, जैसे कि पढ़ाई, पढ़ाई करते हो, तो इसका इस्तेमाल अपन देखो, ये आपका ये लिया हमने और इसको लिख दिया यहाँ पे पढ़ाई, तो अंतर समझ में आ गया होगा। डा सीधे डी ए से डा बना रहे हो, और यहाँ पे देखो आप लोग इसमें क्या करोगे, आप ए डी एच ए, ये मतलब हा का उच्चारण होता है इसमें, मेन बात ये है, पढ़ाई, पढ़ाई, हा, हा ध्वनि छिपी हुई है इसमें, पढ़ाई, तो ये अंतर है दोनों में। ठीक है ना, एक चीज ये अलग है, ये ढक्कन सीधा तौर पे, ये अलग पढ़ा, और ये अलग डमरू। तो इन ध्वनियों को कहते हैं कि हम लोग उच्छिप्त व्यंजन, अड़ा और अड़ा, अड़ा, अड़ा और अड़ा। ठीक है ना, अड़ा और अड़ा। ठीक, अंतर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्छिप्त व्यंजन के बाद हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स, अंतस्थ व्यंजन के बारे में, कि अंतस्थ व्यंजन होता क्या है। देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसको समझेंगे, जिन व्यंजन के उच्चारणों में, जिन व्यंजन के उच्चारण में मुंह जो होता है वो संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच में से निकल जाती है, ऐसे व्यंजन वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति, जिस प्रकार स्वरों के उच्चारित करते समय निकल जाती है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच में से निकल जाती है, ऐसी व्यंजन ध्वनियां क्या कहलाती है, ऐसी व्यंजन ध्वनियां अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। ठीक है, जैसे या, र, ल, व, देखो संकुचन हो रहा है। ठीक है ना, तो व्यंजन ध्वनियां हमारे पास या, र, अंतस्थ व्यंजन में ला और वा। ठीक है ना, या, र, ला, वा, या, र, ला, वा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, समझ में आ गया, य, र, ल, व, मुंह संकुचित हो जाता है ना। और अंतः से अगर आपको निकालना अर्थ, तो वहां से भी निकाल सकता है, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय पेट से वायु, मतलब अंदर से घुमड़ घुमड़ कर बाहर आती हो, या, देखो पेट आपका भीतर भराएगा, या, रा, ला, वा, तो घुमड़ घुमड़ कर वायु बाहर निकलती है, अंतस्थ ध्वनियां कहलाती है, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। ठीक है ना, याद करने का तरीका बता देता हूं, चलो इसको, अगर ऐसा आपको याद नहीं हो रहा है, देखो अगर इसको सारों को जोड़ दें हम, तो क्या बन जाएगा, यार और लव, यानी कि ये बड़ा की मात्रा लगा दें थोड़ा सा इसमें, तो यार हो जाएगा, और ये लव हो जाएगा, लव मतलब प्यार। देखो भाई, किसी को अपने दोस्त से अगर प्यार होता है ना, तो प्यार कोई दिखाने वाली चीज नहीं होती है, वो अंदर से फीलिंग होने वाली चीज है ना। तो अंतस्थ, अंदर के स्थान से, यहां से मान ले अपन, है ना, तो अंतः स्थान, अंदर के स्थान से होता है क्या, यार से प्यार, यार से लव। ठीक है ना, यार लव, यार लव, यार लव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसके बाद पढ़ेंगे उष्मीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। देखो भाई, उष्मीय व्यंजन क्या होते हैं,
नाम से ही स्पष्ट है, देखो यहाँ पे उष्मा, यानी कि जिन व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित करते समय उष्मा या कह सकते हैं थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो या सुरसराहट पैदा हो, सुराहट पैदा उत्पन्न हो, वही ध्वनियां कहलाती है क्या? उष्मीय व्यंजन। गर्मी पैदा होगी। यहाँ पे क्या होता है वास्तव में उष्मीय व्यंजन में कि जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो वायु है ना वो दांतों के साथ घर्षण करेगी, और जब कोई चीज किसी के साथ घिसाती है तो वहां रगड़ पैदा होती है। रगड़ से क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि हाथ घिसते हैं अपन तो उष्मा उत्पन्न होने लगती है, गर्मी पैदा होती है। ऐसी तरह तो वायु घिसाएगी किसमें? दांत से, और या फिर गले से, इस वाले भाग से, यहाँ से, तो घर्षण होगा तो उष्मा पैदा होगी, ठीक है ना। इसलिए क्या बोला गया इनको? उष्मीय व्यंजन। जैसे कि तीनों प्रकार के शा और एक हा, शा, सा, सा, हा। तो ये जो तीनों तरह के शा है इनका तो जो घर्षण हो रहा है दांतों से हो ही रहा है। शा, देखो वायु खतरनाक तरह से घिसाती हुई जाती है, दांतों के बीच से निकलती है। शा, सा, 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 शा 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 शा। और एक होता है हा, जिसमें स्वर यंत्र द्वार पर घिसाई होती है वायु की, ठीक है ना। तो ये हमारा उष्मीय व्यंजन है। सरोता, षटकोण, सलजम और हल, हा, हा हल्का, ठीक है। शा सा 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 हा, ठीक है। ये हो गया उष्मीय व्यंजन आपका। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट से कि मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो फिर आगे और वीडियो बनूंगा, ठीक है ना। और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। ऐसा ही पटवारी वगैरह वगैरह सब मैं तुमको मतलब किसी में बैठ जाना आप, तो इसको पढ़ने के बाद में ये जो टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ मैं, हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगी हिंदी के लिए, ठीक है ना। तो साथियों मजा आ रहा है? आ रहा है? करते रहो कमेंट, नाइस वाइस, जो कुछ आपको लिखना है लिखते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन हो गया हमारा, अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्मीय व्यंजन भी हो गया। अच्छा इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। देखो भाई संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? नाम से ही क्लियर है, दो व्यंजनों से मिलकर जो एक नया व्यंजन बनेगा, दो व्यंजनों से मिलकर जो नया व्यंजन बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन या संयुक्त ध्वनि कहलाएगा वो, ठीक है। तो देखो संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं अपन लोग। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, यहां देखो इसको, जैसे कि छत्रपति, त्रिशूल, ज्ञानी और श्री वाला श्रा, ये क्या है भाई? ये संयुक्त व्यंजन, ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। देखो कैसे बने ये, किन दो व्यंजन ध्वनियों से मिलकर बने हैं, तो आप देखेंगे का और षटकोण वाला शा, इन दोनों से मिलकर बन गया आपका क्या? छा, इसलिए कहलाता है क्या? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं, यहां से इस बात का ध्यान रखना, किन से मिलकर छा बना है, उच्चारण के आधार पर कैसे बनता है ये, और लेखन के आधार पर कैसे बनता है ये ध्यान रखिएगा। तो ये लेखन के आधार पर जब देखेंगे आप डिक्शनरी में तो इसका यहाँ से खोजना पड़ेगा आपको, का से इसको, है ना, तब जाकर मिलेगा छा आपको, ठीक है ना, का वाले लाइन में। तो का और शा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसको उच्चारण के आधार पर बताइए कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखिए ये उच्चारण के हिसाब से, यहाँ बता रहा हूं आपको मैं, उच्चारण के हिसाब से ये बनेगा का प्लस छा से, ये दो मिलेंगे उच्चारण के हिसाब से, लेकिन लेखन के हिसाब से षटकोण वाला शा आएगा, याद रखिए। ये शा भी याद रखिए कौन सा आ रहा है, ठीक है। चलिए त्रिशूल वाला त्रा की बात करते हैं, तो भैया ये ता प्लस रा से मिलकर बना है, ये संधि बताऊंगा जब, याद रखना आप लोगों को, वहां काम आएगा कि कैसे त्रा बन रहा है, कैसे टूटेगी संधि, ठीक है ना। तो ता प्लस रा, ता प्लस रा, त्रिशूल हो जाएगा ये, ठीक है ना, ता प्लस रा से। और उसके बाद ज्ञानी की बात करें तो ये बनता है जा प्लस ण्या से, जा प्लस ण्या, ठीक है। क्लियर है क्या सबको? जा प्लस ण्या। और उसी प्रकार से अगर मैं श्रा की बात करूं तो ये सलजम वाला सा में हलंत लगाएंगे और रा लगा देंगे, शा, तो ये हो जाएगा आपका श्री वाला श्रा बन जाएगा। यहाँ पे दो ये शब्द, इस शब्द का ध्यान रखना है, ज्ञानी वाले ज्ञा का, कि भाई उच्चारण के हिसाब से इसका कौन सा वर्ड बनेगा, तो ये आपको याद रखना है, गा प्लस या से बनता है ये, ठीक है ना। उच्चारण के हिसाब से अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ देखना है आप लोगों को, उच्चारण के हिसाब से, है ना, गा प्लस या
से ज्ञा बनता है। उच्चारण में पूछे तो ये जोड़ आएगा गा प्लस या का, और अगर लेखन के हिसाब से चलेगा तो ये पूछेगा आपसे जा और अन्य। और यहाँ देखिए हलंत का विशेष ध्यान रखिए, प्रारंभिक वर्ण में हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना, सेकंड वाले में नहीं लगा हुआ है। बहुत बारीकी से प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से व्यंजन भाई, ये हो गए सर संयुक्त व्यंजन कंप्लीट। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ओके, संयुक्त व्यंजन कंप्लीट हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे बढ़े, और आगे हम देखेंगे क्या, आगे हम लोग देखेंगे अल्प प्राण महाप्राण बचे हैं अभी, उसके बाद भी बहुत सारी चीज बची है अभी, घोषत्व के आधार पर देखेंगे अभी हम, ठीक है ना। तो चलो पहले क्या देखना चाहते हो, घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण की प्राणत्व के आधार पर। चलो प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं। घोषत्व के आधार पर देखो, सरल रहेगा। पहले घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, सॉरी व्यंजन का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, दो तरह के होते हैं, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष, ठीक है ना। तो पहले हम अघोष की बात करेंगे और फिर हम सघोष की बात करेंगे, ठीक है ना। अघोष और सघोष। देखो भाई, अघोष मैंने अभी स्वर में बता दिया था आपको, घोष का मतलब क्या होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन या ध्वनि का कंपन जो है वो क्या कहलाता है, घोष कहलाता है। अगर ध्वनि का कंपन होता है स्वर यंत्र में, यहाँ पे वॉइस बॉक्स में, तो वो स्वघोष कहलाएंगे, और यदि कंपन नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो अघोष कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको तय करना है, यहाँ पे प्रयोग कीजिए, इनमें ही सारा खेल है इस लिस्ट में, इसलिए नहीं मिटाई इसको मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनमें जो सघोष में रखें अपन, जहाँ कंपन होता है, और कौन से ऐसे वर्ण हैं जहाँ कंपन नहीं होता है, उनको अघोष में रख देंगे, ये आप बताइए, है ना। तो प्रयोग करिए, का, खा, गा, घा, अंगा, का, ख, ग, घ। यहाँ पे हाथ रख के आप क्लियर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, यहाँ पे वाइब्रेशन मोड पे आएगा। देखो भाई, अघोष में जहां तक मुझे लगता है कि ये का शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो देखो यहाँ कोई घोषणा नहीं आएगी, का, का। लेकिन घा देखिए, गमले वाला गा, ग, भयंकर यहाँ पर स्वर यंत्र जो है वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये का और ये खा, का, गा, जैसे आप बोलोगे तो यहाँ पर स्थितियां कुछ और दिखेगी आपको। और ऐसे कि ऐसे प्रत्येक वर्ग का और खा, चा और छा, चा वर्ग का भी, इसका टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था, पा फा, ये जो ध्वनियां हैं आपकी, ठीक है ना, ये कैसी है, ये अघोष ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं, अघोष, यानी कि यहाँ स्वर तंत्रियों में कंपन देखने को नहीं मिलता है ना। नॉर्मली सभी में होता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन विशेष किस में हो रहा है ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं भाई क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग मैंने बता दिया कौन सा कैसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष। ये आप यहाँ देखिएगा, ये पहला और ये दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का मतलब चा वर्ग का भी, टा वर्ग का भी, ता वर्ग का भी और पा वर्ग का भी, ये पहला और दूसरा वर्ग क्या है भाई, अघोष ध्वनि है। कैसी है, अघोष। लेकिन अगर आप बात करेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ देखेंगे आप तो घोष, स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाएगा, इसलिए क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 सघोष ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये सघोष व्यंजन है ये, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, सघोष ध्वनि कहलाता है, या सघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गया क्लियर। आगे देखिए, प्रयोग करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बड़ी आसानी से चीजें सीखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना। बस आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और एंजॉय करते रहो, ठीक है। किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है भाई महाप्राण,
अल्प प्राण और महाप्राण। अब प्राण का मतलब हम समझ चुके हैं पहले ही वाले लेक्चर में कि प्राण का मतलब वायु से है यहाँ पर, और वायु जब कम मात्रा निकलेगी मुख द्वार से तो अल्प प्राण होंगे वो व्यंजन, ठीक है। और यदि वायु ज्यादा अपना मतलब वायु ज्यादा मात्रा में निकलेगी तो उच्चारण करते समय तो महाप्राण कहलाएंगे, ठीक है ना। तो आप प्रयोग करके देखिए फट से कौन से ये इसी लिस्ट में कौन से में तो वायु लग रही है, कौन से में कम लग रही है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, खा घा अंगा। तो का में आप देख रहे होंगे का तो बिल्कुल जरा सी वायु में काम हो रहा है, लेकिन खा में थोड़ा खिंचा रहा है, खा, फिर ग, फिर घा, फिर अंगा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कैसा है? अल्प प्राण है ये, ठीक है ना। तो यहां लिख सकता हूं मैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि का, ग, अंगा, ठीक है, तो अब कम ध्वनि निकल रही है, अल्प प्राण। महाप्राण में देखिए आप लोग ख, ख, घ, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां देखिए छ और झ, ज्यादा मतलब हवा निकलती है ना। ठ, ढ, थ, ध, थ, ध, और यहां देखिए त, त, कम हवा निकलती है ना। फ, भ, फ, फ, ठीक है ना। इस प्रकार से तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा भाई? महाप्राण। क्या कहलाएगा? दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। तो ये हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। तो बताइए फिर कैसी लग रही है क्लास आपको? आज हम लोगों ने व्यंजन को भी खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया आप लोगों ने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर क्लास से अच्छी लग रही हो तो बताते रहिए हमको कमेंट बॉक्स में आकर के, सर ठीक चल रहा है मामला तो आगे बढ़ाएंगे क्लास को, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कीजिए जैसे भी आपको क्लास लग रही है वैसे ही। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, टाटा, आदाब।